हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है 9 अक्टूबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, तो वो सब आज हम देखेंगे। सिक्किम फ्लड के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन फिर से आया है तो देख लेते हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सिक्किम फ्लड में, आपको चंगथांग डैम के बारे में जानने की ज़रूरत है कि ऐसा डैम कहाँ है। सोच अगर पूछ लिया चंगथांग डैम कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए ये सिक्किम में है। तीस्ता का 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिलेटेड है इससे, और हाइड्रो पावर जो ये तीस्ता 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा इसी से रिलेटेड ये जो फ्लड आया है, फ्लैश फ्लड की भी स्थिति देखी गई, तो उसी से रिलेटेड आगे बात हो रही है, जो कि बात कही जा रही है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट की, जिसको ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड भी कहते हैं, GLOF। और ये लार्ज लेक इससे बनता है, और किस चीज़ से बनता है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर जब मेल्ट होता है उसके बाद लार्ज लेक बनता है, सडनली ब्रेकिंग फ्री ऑफ देयर मोरेन्स। तो ये याद रखना है। नेचुरल डैम भी फॉर्म हुआ है, दैट आर फॉर्म फ्रॉम रॉक सेडिमेंट एंड अदर डेब्रीज। तो नेचुरल डैम किससे फॉर्म होता है? रॉक सेडिमेंट से, और जो डेब्रीज होते हैं उससे। साउथ लोहांग ग्लेशियर की भी बात हुई, ये सब हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा तो फिर से दोबारा क्या तीसरी या चौथी बार हम ये कर रहे हैं। तो ये कहाँ मतलब जो साउथ लोहांग ग्लेशियर की बात की जा रही है, ये फास्टेस्ट रिट्रीटिंग ग्लेशियर है, ये लाइन याद रखना है। अगर पूछ ले कि फास्टेस्ट रिट्रीटिंग ग्लेशियर कौन सा है, तो ये याद रहना चाहिए आपको कौन सा है, और ये नॉर्थ सिक्किम में लोकेट करता है। अब यहाँ पे सीरीज़ ऑफ अर्थक्वेक देखे गए नेपाल में, उसके भी कई सारे रीजंस रहे अक्टूबर 3 को, तो ये भी है। हम अपना एक टॉपिक, जैसे हम ना स्टैटिक का भी अब टॉपिक कवर करेंगे, तो पहले अभी मैंने आपको ये प्रोवाइड की है वो वाली वीडियो, आप जाके देख लेना, जिसमें मैंने बताया है कौन कौन से हम रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड हम छोटे छोटे टॉपिक्स भी कवर करेंगे स्टैटिक का, ऐसे ये सब भी कवर करेंगे। अर्थक्वेक हो गई, सुनामी हो गई, तो जो ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं वो भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। इस पे क्या बात हो रही है, ये इम्पॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की बात हो रही है। स्टेप टूवर्ड्स किस चीज़ के लिए स्टेप लिया जा रहा है? स्टेबलाइजिंग फ्यूचर रेडी लीगल फ्रेमवर्क। फ्यूचर रेडी लीगल फ्रेमवर्क के लिए, किस चीज़ के लिए? कंट्री के लिए, कि डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके। डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात की जा रही है। और ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट है वो रिप्लेस करेगा IT एक्ट को, यानी कि इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2000 उसको रिप्लेस करेगा। रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड यूज़र्स बिहेवियर के लिए ये किया जा रहा है। इसके प्रोविजंस देख लेते हैं क्या क्या है। पहला तो है ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट, ठीक है। ऑनलाइन सेफ्टी और ट्रस्ट बढ़ाने की बात की जाती है। आप देखते हो कि बहुत सारे वीडियो लीक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, डेटा लीक हो जाती है लोगों की, तो इस तरीके से उसमें सेफ्टी और ट्रस्ट लाने की ज़रूरत है। तो इसमें प्रोविज़न जो है उसका फर्स्ट पॉइंट ही देखो, इसमें कहा गया है ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट की बात करी गई है, जिसमें क्या होगा? सेफगार्डिंग सिटीजन राइट, जिसमें सिटीजन के राइट को भी सेफगार्ड करने की बात यहाँ पे की गई है लीगल प्रिंसिपल के तहत। दूसरा बात करें ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी। न्यू एज टेक्नोलॉजी, ठीक है, की इम्पॉर्टेंस की बात की जा रही है, जैसे AI हो गई, ब्लॉकचेन हो गई। और एक चीज़ और इंश्योर करना है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार और एथिकल लीगल प्रिंसिपल को भी ध्यान देना है, और रोजगार कैसे मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके उस पर भी फोकस करना है। थर्ड पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन इंटरनेट। ओपन इंटरनेट की बात करी गई है, और इसमें जो ओपन इंटरनेट है उसमें भी बैलेंस बनाने की बात की गई है, एक्सेसिबिलिटी और नेसेसरी रेगुलेशन के बीच में। चौथा है सेफ हार्बर प्रिंसिपल की बात करी गई है, शील्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और इसमें क्या कहा जा रहा है? फ्रॉम लाइबिलिटी रिलेटेड टू यूज़र जनरेटेड कंटेंट की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा देखो तो इसरो की तरफ से क्या बात की गई है? ट्रेजेक्ट्री करेक्शन की आदित्य L1 के लिए। तो ट्रेजेक्ट्री करेक्शन की बात की गई है आदित्य L1। लग्रेंज पॉइंट से रिलेटेड हमने नोट्स ऑलरेडी बना रखी है, और आप सबको पता है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्या है वो पॉइंट, और हम बहुत बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, क्या कहा जा रहा है? नीडेड टू करेक्ट ट्रेजेक्ट्री इवैल्यूएटेड आफ्टर ट्रैकिंग द ट्रांस लग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन TL। तो मतलब कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, इसकी बात कही जा रही है यहाँ पे, जो कि ये इसमें परफॉर्म किया गया था सितंबर 2023 में। तो कुछ करेक्ट करने की ज़रूरत है। ट्रेजेक्ट्री मतलब जो पाथ होता है, ठीक है, उसको पाथ को मतलब ना भटके ना, मतलब जो एक पर्टिकुलर पाथ चाहती है इसरो, जो लॉन्च किया उन्होंने, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री को इवैल्यूएट कर रही है,
मतलब उसके पाथ को जो है वो सही कर रही है, इसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। ओके, अब देखो आदित्य 11 के बारे में हमें जो चीज़ें जाननी है मैंने ये ऐड किया है, यहाँ से हम जानेंगे। आदित्य 11 मिशन ये किस चीज़ से रिलेटेड है? इंडिया का, ये पहले यहाँ से देखो आप, 1 मिनट। इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन है किस चीज़ के लिए? स्टडी करने के लिए सन को स्टडी करने के लिए है। ये पहली चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। ओके, स्टडी टू सन। दूसरा, टू बी प्लेस्ड एट हैलो ऑर्बिट अराउंड L1 लग्रेंज पॉइंट। हैलो मतलब पता होगा आपको, यहाँ पे नहीं है, मैं ऐसे बना के बता देती हूँ। जैसे होता नहीं कि किनारे किनारे कोरोना बन जाना, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब ये 2 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया। ठीक है, 4 मंथ का इसका टाइम है कि 4 महीने में ये क्या होगा, पहुँचेगा। मिशन की लाइफ है 5 साल तक, ये याद रखना है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बात की गई। सन्स कोरोना, जिसकी बात मैं कर रही हूँ, सन्स कोरोना ये क्या है? विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड होते हैं। ठीक है, फोटोस्फीयर सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे होते हैं, और क्रोमोजोम UV अल्ट्रावायलेट को बोलते हैं। सोलर इमिशन, सोलर विंड एंड फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शन की बात की गई है। कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेज ऑफ सन। सिग्निफिकेंस की बात करें, सोलर वेदर इन्वायरमेंट अफेक्ट द वेदर ऑफ इंटायर सोलर सिस्टम। सोलर इवेंट हेल्प अंडरस्टैंड स्पेस वेदर। तो बता रहे कि जो सोलर इवेंट्स है वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है स्पेस वेदर को समझने में। ठीक है, तो सोलर इवेंट्स हेल्प, मतलब जो सोलर इवेंट्स है उसकी मदद से जो स्पेस में क्या चल रहा है या स्पेस के वेदर कंडीशन कैसी है वो हम पता लगा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिग्निफिकेंस है। ठीक है, कलर दूसरा यूज़ करते हैं क्योंकि सेम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। अब ट्रैकिंग अर्थ डायरेक्शन स्टॉर्म कैन हेल्प प्रिडिक्ट इम्पैक्ट। तो प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे हम कि क्या इम्पैक्ट होगा। लॉन्च व्हीकल PSLV पे किया गया है, तो ये सब कई बार पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है PSLV लॉन्च व्हीकल है। इसमें पेलोड की बात करें, विजिबल लाइन इमिशन कोरोना ग्राफ है इसमें, और सोलर अल्ट्रावायलेट इमेज, मतलब क्या क्या पेलोड्स लगाए गए हैं वो बात की गई है। और यहाँ पे एक ये डाल लो, पापा पेलोड। पापा पेलोड क्या है? प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। तो ये पापा पेलोड भी इसमें ऐड हुआ है। व्हाट इज़ लग्रेंज पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई ना कि लग्रेंज पॉइंट है क्या, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। इसका जो नेम आया है वो इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुइस लग्रेंज, उनके नाम पे दिया गया है। ये आपको याद रखना है, अगर UPSC में नहीं तो अदर स्टेट PSC वगैरह में ये पूछ सकते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि ये जो लग्रेंज पॉइंट नाम दिया गया है वो इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुइस लग्रेंज के नाम पे दिया गया है। पोजीशन स्पेस वेयर, अब यह देखो L1 पॉइंट है क्या, ये याद रखना आपको। L1 पॉइंट वो पॉइंट है, देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया ना L1 पॉइंट, तो L1 पॉइंट वो पॉइंट है जो एक पोजीशन होती है स्पेस में जहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑफ अ टू बॉडी सिस्टम प्रोड्यूस इन्हांस रीजन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। मतलब एक ऐसी स्थिति पे लाते हैं कि वहाँ से वो सेम अट्रैक्शन फोर्स वहाँ पे रहता है। ठीक है, और ये बात की जा रही है सन एंड अर्थ की। ओके, अब यहाँ पे कहा जा रहा है स्पेस क्राफ्ट प्लेस्ड एज L पॉइंट कंज्यूम लोअर फ्यूल टू रिमेन इन पोजीशन। अब देखो जैसे L1 पे रखेंगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोअर फ्यूल टू रिमेन इन पोजीशन, मतलब कम कंज्यूम करेगा फ्यूल को अगर L पॉइंट पे रखते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ पे जो रीज़न है वहाँ पे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन जो है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब इन्हांस रीजन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दो बॉडी के बीच में। यहाँ पे एग्जाम्पल है सन और अर्थ के बीच में। अब क्या कहा जा रहा है, L1 विल प्रोवाइड इसरो कॉन्टिन्यूस व्यू ऑफ सन विदाउट एनी ऑकल्टेशन एंड इक्लिप्स। तो जब L1 पॉइंट पे हाँ रख देंगे, मतलब L1 पॉइंट पे प्लेस कर देते हैं, तो वहाँ पे इसरो को जो व्यू है सन का वो एक तरीके से बहुत ही सही से मिल पाएगा बिना किसी इक्लिप्सेस के या फिर किसी तरीके की गड़बड़ी के, वो अच्छे से मिल सकता है। अब यहाँ पे देखो बात की जा रही है क्या क्या चीज़ें हैं, तो इतना आपको डिटेल में, मतलब जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो हमने देख लिया है। ठीक है, आदित्य 11 के बारे में। अब आदित्य 11 अभी पूरी तरीके से इसका नहीं हुआ है चीज़ें, क्योंकि अभी लॉन्च हुई है। जब ये हो जाएगा तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जिसको ढोली भी कहते हैं, वो क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे। ये इंडेंजर्ड में आता है ये। ठीक है, ट्रॉपिकल इंडियन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है और हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है, मतलब विलुप्त होने के इसके ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है सिम्पैट्रिक। ये क्या है? ये सिम्पैट्रिक वर्ड उनके लिए किसके लिए यूज़ करना
जाता है या यूज किया जाता है रिफर्स टू एनिमल, प्लांट एंड पॉपुलेशन जो सेम ओवरलैपिंग जोग्राफिकल एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए यूज़ होता है, जो कि नाम क्या है, सिम्पैट्रिक। तो हमें ये टर्म्स जो छोटे छोटे आते हैं वो ध्यान में देने की ज़रूरत होती है। यहाँ में देखो एक नेक्स्ट हमारा ये आर्टिकल है जिसमें बात की जा रही है कंसंग्यूनिटी एंड जेनेटिक डिजीज़। ये क्या है, इसके बारे में बात हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सेम एंसेस्टर की बात की जा रही है, ठीक है, कि मतलब कोई भी है, कपल है और वो सेम एंसेस्टर है उसके और वो मतलब उसके ऑफ स्प्रिंग और इन सब से रिलेटेड बातें यहाँ पे की गई हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखिए कंसंग्यूनिटी क्या है। ये क्या है, किनशिप ऑफ टू इंडिविजुअल कैटेगराइज बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन एंसेस्टर, मतलब जिसके कॉमन एंसेस्टर हों उनकी बात की जा रही है। अच्छा आपको याद होगा जैसे कहते हैं हम लोग में ये तो सब जानते होंगे, नॉर्मल बात होती है कि हाँ चलो सेम कास्ट है चलता है पर गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। आपने ये टर्म सुना होगा ना, गोत्र, सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मानते हैं ऐसा कि वो सेम एंसेस्टर होते हैं, ऐसा सब माना जाता है। और ऐसा भी होता है हिंदुओं में कि सेम घर में भी शादी नहीं होती है, तो ये तो आपको पता होगा। तो ज्यूरिडिक्शंस की बात करें तो लॉ क्या करती है, प्रोहिबिट करती है जो पीपल्स हैं हु हैव रिलेटेड बाय ब्लड से अगर जो रिलेटेड हैं उन वो क्या नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, ठीक है, और सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकते हैं। ये लाइन याद रखनी है। इसीलिए ये टर्म जो है कंसंग्यूनिटी इसी टर्म के लिए यूज़ हुआ है कि कहा जा रहा है कि ज्यूरिडिक्शंस में लॉ में ऐसा प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है कि जो बाय ब्लड रिलेटेड हैं वो शादी और सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकते एक दूसरे के साथ। ऐसा क्यों कहा गया है, उसका रीज़न साइंटिफिकली दिया गया है। जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं कॉन्संग्यूनियस कपल के, ऐसे कपल्स को बाय ब्लड रिलेटेड होते हैं या जिनके सेम एंसेस्टर होते हैं उनको कॉन्संग्यूनियस कपल कहते हैं। और ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का। ये लाइन याद रखना है आपको, ARD, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के चांसेस होते हैं जिनका बाय ब्लड रिलेशन होता है, अगर वो शादी करते हैं और सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं उसके बाद जो उनके बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के। ओके, ड्यू टू इंक्रीज्ड रिस्क फॉर होमोजाइगोसिटी बाय डिसेंट, ठीक है, इस वजह से होता है, होमोजाइगोसिटी के वजह से इंक्रीज़ हो जाता है ये रिस्क। अब यहाँ से ये टर्म आया जो हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर यानी कि ARD, तो मन में आया होगा कि ये है क्या। तो ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है और ऑटोसोमल मतलब होता है नॉन सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। देखो एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसको ऑटोसोमल कहते हैं। रिसेसिव मतलब क्या हो गया, 2 कॉपीज़ ऑफ म्यूटेड जीन, मतलब ईच मतलब 1 फॉर ईच, मतलब कपल है तो एक उसका एक उसका, तो 2 कॉपीज़ ऑफ म्यूटेटेड DNA। अब यहाँ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर से कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे डिजीज़ की बात की गई है, जैसे देखो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया भी इससे होता है, ठीक है, और कॉग्निशियल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया, डेफनेस की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है, और बहुत सारे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की वजह से। नेक्स्ट हमारा, तो ये आप आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे आ जाएंगे हम, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आया हुआ है फोनोटैक्सिस क्या है, तो इसके बारे में देखें। फोनोटैक्सिस क्या है, ये एक मोमेंट बाय एन एनिमल इन रिस्पॉन्स टू अ साउंड, तो मतलब एक तरीके का साउंड, मैंने आपको एनालिसिस वाले वीडियो में साउंड निकाल के वहाँ पे दिखाया है किसका, क्रिकेट का, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक तरीके से साउंड क्या होता है, एक साउंड के रिस्पॉन्स में मूवमेंट करते हैं एनिमल, उसकी बात यहाँ पे की गई है। और ये ज़्यादातर क्रिकेट्स में, मोथ्स में, फ्रॉग में, टोड्स में और अदर कुछ क्रिएचर्स हैं उनमें पाया जाता है। 2 तरह का ये होता है, एक तो होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव फोनोटैक्सिस की बात करें तो ये अट्रैक्शन की वजह से होता है, मतलब जो फीमेल होती हैं वो अट्रैक्ट हो जाती हैं साउंड सुन के बाय द मेल्स, ठीक है। क्रिएचर की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, इंसेक्ट्स की बात की जा रही है यहाँ पे कि जो फीमेल होती हैं वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं जो मेल एनिमल्स होते हैं जो
जैसे कि केस फोक्स ये सब हो गए उनसे। नेगेटिव फोनेट सर्व्स टू रिपेल और वॉर्न। अब देखो जो नेगेटिव होता है वो रिपेल के लिए होता है और वॉर्न करने के लिए, कि वॉर्न करते हैं कि वहाँ से हट जाओ, ठीक है, सिग्नल देते हैं एनिमल कि वहाँ से तुम्हें हट जाना है, मूव अवे फ्रॉम देयर। तो ऐसा एक सिग्नल इनका होता है। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। तो देखो जब हम ऐसे कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और बहुत जो भी और एस्पिरेंट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हाँ।